यूं ही चला चल दिल के सहारे, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुमको इशारे। देख कहीं रोक नहीं ले तुझको पुकार के, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने प्यार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटे पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आज हम क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम आसानी के साथ सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे विदाउट प्रेशर। क्लास 10th के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना होता है और 50 में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को अगर आप सही से तैयारी थोड़ा सा कर लें तो 100% है कि 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव को टिक कर पाएंगे एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव के साफ बहुत इजी तरीके से पूछते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत इजी भी होगा, आपको अभी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन साफ इजी पूछते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में लेके पहले चलते हैं। क्वेश्चन ये दिया है बहुपद से। आप बहुपद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहुपद में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप मैथ के अंदर सॉल्व करते हैं या सब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि हमारे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या दिया है और उस दिए हुए चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं। दूसरा स्टेप कि अब हमको क्या निकालना है। सबसे पहले कि क्या दिया पहले उसको लिखिए और उससे आइडिया लीजिए कि उससे हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि ये बहुपद है, ये बहुपद दिया हुआ है कि x² - kx + 8 ये बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें से देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है आपको कि x का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाले टर्म के आगे जो भी चीज़ रहता है यानी कि कोई भी संख्या में जो गुना रहता है वो एक का वैल्यू होता है। इसके आगे कोई संख्या गुना में नजर नहीं आता, एक है। एक को गुना करने के बाद वो उतना ही आता है, इसलिए एक लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए x² के आगे कौन सा संख्या है, एक है कांस्टेंट पे। यहाँ पे x के आगे क्या गुना में -k, तो ये हो गया b का वैल्यू और c का वैल्यू लास्ट में जो कोई अचर संख्या होता है वो होता है c का वैल्यू कितना है 8 है। ये बहुपद में आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए ये चीज़ दिया हुआ था, इससे हम ये निकाल लिए। अब हम देखेंगे क्या पूछा है और क्या और दिया है। आगे ये भी बोल दिया है कि जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है। जो दिया फिर उसको लिखेंगे। शून्यकों का योग को हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है बहुपद के अंदर, शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा ये बीटा। आपको पता है कि जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकलते हैं और एक शून्य कहलाता है अल्फा, दूसरा शून्य कहलाता है बीटा। तो उसमें से क्या बोला है कि शून्यकों का योग जो है दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। ये शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है -b/a। हम इधर लिख रहे हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। तो इस a + b की जगह हम क्या लिख दिए -b/, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है वो होता है -b/a के बहुपद का। अब उसके बाद यहाँ बराबर 6 दे दिए, माइनस की जगह माइनस देंगे। b आप देख रहे हैं b का वैल्यू कितना है -k है तो माइनस की जगह यहाँ माइनस दे दिए। b का वैल्यू कितना है -k तो -k देंगे। नीचे a है, a का वैल्यू कितना है 1 है, 1 देंगे। यहाँ पे 6 है 6 लिखेंगे। आपको पता है कि 1 को किसी से भाग कीजिए फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही वैल्यू आता है। तो यहाँ पे माइनस को आप माइनस से गुना कीजिएगा प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आया k, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। k को 1 से भाग करेंगे वो k ही आएगा। तो यहाँ पे बराबर क्या है 6। आपको आसानी के साथ आंसर पता चल गया कि k बराबर 6। आपको यहीं तक पहुँचना था। क्या बोला था कि k का मान ज्ञात कीजिए और k का मान आसानी के साथ आंसर आ गया। सबसे पहला स्टेप क्या किए कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ था क्या बहुपद लिख लिए और बहुपद से क्या निकाल सकते हैं a b और c का वैल्यू। यहाँ पे आपको पता है कि जो x² वाले जो टर्म होते हैं उसके आगे जो संख्या गुना में रहता है वो a का वैल्यू होता है। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद जो दूसरा टर्म होता है वो जो जिसका पावर 1 होता है, जैसे x का पावर कितना 1, ये x का जो गुणांक में क्या है -k वो b का वैल्यू होता है। और जो लास्ट में जो अचर संख्या या कोई भी संख्या अचर संख्या है वास्तविक संख्या हो तो उसको हम लोग c कहते हैं। c लगा दिए, c बराबर 8 लिख दिए। ये दिया हुआ था। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ था, यहाँ तक का काम यहाँ पे कर लिए। उसके बाद ये दिया हुआ 6 दिया है तो यानी कि शून्यकों का योग 6 दिया था, शून्यकों का योग 6 लिख दिए। शून्यकों का योग को हम किससे डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है। ये बराबर 6 था, बराबर 6 दे दिए। माइनस की जगह -b का वैल्यू कितना दिया, b का वैल्यू -k, b की जगह -k डाल दिए। a का वैल्यू कितना है 1 डाल दिए। बराबर 6 था 6 लिख दिए। माइनस को माइनस से गुना किया प्लस हो गया, प्लस को लिखते नहीं है पहले शुरू में।
तो एक को भाग के को वही के आया और बराबर 6 था बराबर 6। यहाँ पे वही पूछा था के का मान बताइए, आसानी के साथ आंसर आ गया। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट एंड डिस्टेंस से। आपको पता होगा हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़े होंगे तो देखिए आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। क्वेश्चन दिया कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई और स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सबसे पहली बात एक लाइन भरेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। दिया क्या है, एक स्तंभ है, हमने एक स्तंभ बना लिया, ठीक है, ये स्तंभ है और बोला इस स्तंभ का छाया बन रहा है। छाया कहाँ पे बनता है, जमीन पर बनता है। हो सकता है ये इधर बनता होगा या इधर बनता होगा छाया, हम इधर मान लेते हैं इधर बन रहा है, तो छाया इधर बन गया, तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, ठीक है। आप देखिए कि ये छाया और ये इसका छाया, ये क्या है, एक स्तंभ है, इस स्तंभ का छाया यहाँ पे बन रहा है, ये छाया है, ठीक है। इसके बीच अब देखिए क्या क्या बोला है, बोला कि जो छाया की लंबाई है, यानी ये जो इसका लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से, यानी ये जो स्तंभ का ऊंचाई इससे ये √3 गुना है। ये जो लंबाई छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना ये है, तो √3 गुना ये है, तो पहले तो इसका पता होना चाहिए ये कितना, इसका √3 गुना ये है होगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता नहीं, यानी दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। क्या नहीं दिया हुआ है, स्तंभ की ऊंचाई की लंबाई, यानी कि स्तंभ की जो ऊंचाई ये पता नहीं है। इस स्थिति में जब मेरे पास कुछ पता नहीं हो तो इस कंडीशन में मान के चलते हैं, कुछ भी मान के चलते हैं। जैसे हम मान लिए कि ये जो स्तंभ की ऊंचाई ये पता नहीं, हम मान लिए ये 1 है। अब इसका ऊंचाई का, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई का जो छाया है इसका √3 गुना ये है छाया की लंबाई। अब सोचिए अगर ये 1 है, इसका √3 गुना करेंगे, 1 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, √3, तो ये कितना वैल्यू हो गया, √3। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, किसी चीज को, वहां पे बनने वाला जो कोण होता है उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे यहां से हम देख रहे हैं इस दीवार के जो ये जो स्तंभ की ऊंचाई को, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है इसको हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण निकालना ये पता नहीं है, हम मान लिए कि ये कोण जो है वो थीटा है। आप अपनी मर्जी से कोई कोण मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। इस कोण को हम क्या मान लिए, थीटा है। आप जानते हैं कि थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है, यानी किसी भी कोण का सामने वाला भुजा वो पी कहलाता है, मतलब ऊंचाई कहलाता है। तो इस थीटा के सामने वाला कोण ये क्या है, 1, तो यानी ये पी का वैल्यू है। और थीटा का लगा हुआ, यानी कोण का लगा हुआ जो भुजा, इस कोण का लगा हुआ भुजा ये भी है और लगा हुआ भुजा ये भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा भुजा, ये एक कर्ण है, कर्ण को छोड़ करके दूसरा भुजा क्या लगा हुआ ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी, जो आधार कहलाता है, बेस। तो पी और बी आप जानते हैं त्रिकोणमिति के रेशियो पे कि पी और बी टेन थीटा में और कोट थीटा में आता है। तो टेन थीटा में पी भी आता है, बी भी आता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बट्टा बी। इसी त्रिकोणमिति रेशियो को अगर हम यूज करेंगे तो यहां से इस थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, टेन थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख दिए, हमको निकालना है थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे जो पी है, पी का वैल्यू कितना है, 1, पी की जगह 1 लिखेंगे हम। बी का जो वैल्यू वो कितना है, √3 लिखेंगे हम। यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3। लेकिन हमको निकालना है क्या, थीटा। हमको ये थीटा निकालना है, हमको ना इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाना है। आपको यहाँ से हटाने का एक आइडिया मिल गया होगा कि जो 1/√3 है, 1/√3 है, ये टेन का 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, टेन 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर 1/√3 जो होता है, ये टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसके जगह क्या डाल देंगे, टेन 30 डिग्री। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इधर टेन, इधर भी टेन, टेन से टेन खत्म, इधर क्या बचा, थीटा। थीटा का मान कितना निकला, 30 डिग्री निकला। यही आपको आंसर पे टिक करना था। यानी क्या बोला कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई और स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, ऊंचाई से √3 गुना ये था, तो ऊंचाई से √3 गुना कर दिए। उसके बाद बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण, जो कोण नीचे से बन रहा है ऊपर देखने पर, वो कोण पूछा था। तो यहाँ पे कोण निकाल के दिए 30 डिग्री, यही आंसर है। देखिए कितना आसानी से ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है। उसके बाद अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन ए कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अगर सही से देखें तो ये क्वेश्चन बेवकूफ़ बना रहा है। ये बोला क्या, a बराबर 35 डिग्री, इसका कोई यूज ही नहीं है। पूछा है साइन ए कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इस क्वेश्चन पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि a 35 डिग्री, इसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन पे यहाँ भी 35 डिग्री a का वैल्यू दिया हुआ, ये भी यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, मतलब कोण तो समान ही है, तो इसका देने का कोई यूज ही नहीं है।
आपको 35 डिग्री का वैल्यू भी पता नहीं है, आप नहीं निकाल भी पाएंगे, आप किसी साइंस के 12th का बच्चा नहीं है। तो आपको यहाँ पे a बराबर 35 डिग्री, मतलब ये इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना था। आपको पता है कि जो साइन होता है वो उल्टा होता है कोसेक का, 1/कोसेक, और कोसेक जो होता है वो उल्टा होता है किसका, 1/ साइन का। बस यही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था, बस हो गया। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ए बदल ही नहीं रहा, कौन बदल ही नहीं रहा था। हमको क्या 35 डिग्री का यूज है, यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि साइन बड़ा इंटू कोसेक का मान बताइए क्या होगा। साइन आपको पता है कि उल्टा होता है किसका, कोसेक का, या कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/ साइन, तो 1/ साइन कर दिया, साइन नीचे साइन ऊपर, खत्म हुआ, क्या आ गया, एक आंसर। या तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन इंटू कोसेक, साइन ए इंटू कोसेक ए, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 के बराबर होता है। कॉस इंटू सेक 1 के बराबर होता है। 10 इंटू कॉट 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, बस आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। आपको क्या बताए, सबसे पहले देखना है कि दिया क्या है। क्वेश्चन पे दिया क्या है कि 4 tan थीटा बराबर 4 है। जो दिया पहले इसको लिखिए आप, 4 tan थीटा बराबर 4। अब ये जो दिया है, अब इस चीज़ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं आगे देखेंगे। क्वेश्चन भी हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है। पहला स्टेप आपको क्या देखना है कि दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर। आप यहाँ देख रहे हैं कि सर 4 से 4, ये 4 से 4 एक बार में काट देंगे हम। यहाँ बचेगा इधर tan थीटा, इधर बचेगा 1। हमको निकालना है क्या, इस थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू निकालना है, इस tan को हटा देना है, पकड़ के हटाना है। तो कैसे हटेगा, आपको पता होना चाहिए। tan को किसी तरह से यहाँ से गायब करना है। आपको ये पता चल गया होगा कि जो 1 है ये tan का 45 डिग्री का वैल्यू है। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे tan के जगह tan थीटा है, tan थीटा लिखे। ये 1 जो होता है किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री। तो 1 के जगह हम क्या डालेंगे, tan 45 डिग्री। इस 1 के जगह tan 45 डिग्री लिख दिए। tan से यहाँ से tan खत्म, यहाँ पे क्या बचा, थीटा। थीटा का मान इधर क्या आया, 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही ऑब्जेक्टिव आता है क्लास 10 के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, और आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एग्जाम में भी, आने वाले साल में भी यही सब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि cos थीटा बराबर p, तो tan थीटा का मान बताइए क्या होगा। आपको क्या बताए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देखिए कि दिया क्या है और उससे क्या निकाल सकते हैं। cos थीटा p के बराबर है, cos थीटा बराबर p है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा जो होता है वो b/h के बराबर होता है। तो cos थीटा b/h के बराबर, इस p के नीचे क्या है, 1 है। तो b का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको b का वैल्यू आपको p नज़र आ रहा है, और h का वैल्यू आपको कितना नज़र आ रहा है, 1। आपको पता होगा कि b, p और h इन तीनों में क्या रिलेशन है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या रिलेशन है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे आपको b, p या h तीनों में से कोई दो दिया है, तो एक आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज के 3 भुजाओं में से 2 भुजा दिया हुआ, b दिया हुआ, h दिया हुआ है। b बोले तो बेस आधार, और h बोले तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा। त्रिभुज का 2 भुजा आपको दे दिया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे त्रिभुज को क्रिएट करें तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि b का वैल्यू आपको दिया हुआ है, p है ये, h का वैल्यू 1 यानी ये दिया हुआ है। आपको ये ऊंचाई जो है ये पता नहीं है, यानी कि p का वैल्यू पता नहीं है, ये p का वैल्यू पता नहीं है ऊंचाई। तो अब यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे। p क्या होता है, √h का स्क्वायर में से आपको b का स्क्वायर घटाना है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए आप, तो h का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। b का वैल्यू कितना है, p, तो p का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, p का स्क्वायर लिख देंगे। अब हमसे ये हम निकाल लिए, जो दिया था उस चीज़ से हम यहाँ तक निकाल लिए। त्रिभुज का जो तीनों भुजा है वो तीनों भुजा पता चल गया कि बेस कितना है, p है, h कितना है, 1 है, और p का जो वैल्यू है वो कितना, √1 - p²। आपको पता है कि त्रिभुज में 3 चीज़ होते हैं, एक ऊंचाई, एक आधार, एक कर्ण, समकोण त्रिभुज के अंदर। तो 3 चीज़ों में से तीनों चीज़, ये हो गया p, आपका ये भी पता हो गया, b ये भी पता हो गया, और ये h ये भी पता हो गया। तीनों चीज़ पता है। तो अब निकालने के लिए क्या बोला, आप देखिए उसको। आपसे पूछा tan थीटा का मान बताइए क्या होगा। जो tan थीटा, देखिए सबसे पहले बात ये है कि आप देखिए कि यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे समान थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं है। थीटा जब बदले या कोण बदले बोल सकते हैं, तब वहाँ पे त्रिभुज का बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कोण नहीं बदल रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे त्रिभुज का बनाना जरूरी नहीं है। देखिए कि पूछा क्या है, tan थीटा का मान पूछा। tan थीटा क्या होता है,
कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B। तो आपको टेन थीटा का ही वैल्यू निकालना है, तो आप बैठा दीजिए। P का वैल्यू कितना निकला? P का वैल्यू जो निकला आपका √1 - p²। तो इसके जगह क्या डालेंगे? 1 - p²। नीचे B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू आपका P है, B का वैल्यू P है, तो P दे देंगे। यही आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नीचे देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि sin² थीटा, जो दिया पहले उसको देखिए। क्या लिखा है कि sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा, इसको हल करना है। क्या निकल सकता है इसका रिजल्ट? तो आप देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन है। sin² थीटा, आपको ये देख करके आपको थोड़ा सा माइंड पे ये आना चाहिए रिलेशन कि sin² अगर कहीं है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे और cos² हो जाए तो sin² और cos² थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। sin² मेरे पास है पता, काश ये cos² बन जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। लेकिन cos² बनेगा तो ये बनेगा कैसे? अब देखिए यहाँ पे sin² थीटा है, sin² थीटा लिख दिए, 1/1 प्लस tan² थीटा। ये जो 1 प्लस tan² थीटा ये किसका वैल्यू होता है? तो आपको यहाँ से भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। आपको ये पता है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपको याद रखना चाहिए कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर tan² थीटा को बराबर के उस पार भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा? sec² थीटा, और tan² उधर लेके जाएंगे तो माइनस था, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस tan² थीटा किसका वैल्यू आ गया? sec² थीटा का वैल्यू। ये वैल्यू आपका यहाँ से निकल गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो sec थीटा होता है, जो cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। cos जो उल्टा होता है किसका? sec थीटा का, या sec उल्टा होता है किसका? cos थीटा का। यहाँ से आप देखिए मान बैठाइए, sin² थीटा की जगह sin² थीटा लिख दिए, 1 की जगह 1 लिखे, 1 प्लस tan² थीटा, यहाँ पे 1 प्लस tan² थीटा। ये 1 प्लस tan² थीटा किसका वैल्यू होता है? 1 प्लस tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा का वैल्यू होता है। तो इसके जगह क्या डालेंगे? sec² थीटा डालेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं sin² थीटा प्लस 1/sec किसका बराबर होता है? cos थीटा के बराबर। तो इसको 1/sec की जगह क्या डालेंगे? cos स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। आपको देखिए ये रूप दिखाई दिया। आपको यहीं पे झलक जाना चाहिए कि sin² थीटा अगर यहाँ पे cos² थीटा बन जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 1 प्लस tan² थीटा से क्या बन गया? cos² थीटा। तो sin² थीटा और प्लस cos² थीटा इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसकी जगह क्या डाल देंगे? 1। यही आंसर है। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया है उस दिए हुए चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करना था फार्मूला बेसिस पर पूरी तरह से बनाना था। फार्मूला अगर आपको याद था तो इसको झटके में कर सकते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व तो करना नहीं है, लेकिन लगभग हर साल लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए इसको समझने सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते थोड़ा सा। आपको पता होगा कि चतुर्थांश और पाद दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप किसी भी पॉइंट को देखें तो इसके 4 अंश होते हैं, जिसको चतुर्थांश भी या पाद भी कह सकते हैं। जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये वाला लाइन x अक्ष है, ये वाला लाइन y अक्ष है। ये जो पहला घर है, चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सा में बटा हुआ कोई चीज़ है तो वो चतुर्थांश है। ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्सा है तो चतुर्थांश कहलाएगा। यानी कि कोई भी हिस्सा एक चतुर्थांश ही कहलाएगा। ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी 4 हिस्सा में से कोई एक हिस्सा चतुर्थांश ही कहलाता है। तो यानी कि इस चतुर्थांश को देखें तो जो x वाला इधर है, ये अगर 0 तो इधर क्या, इधर प्लस वाला होता है वैल्यू। जितना भी x का मान होता है इधर प्लस पे होता है। तो यानी कि और इधर y का जो वैल्यू है इधर प्लस में आता है। तो यानी कि ये वाला ये जो फर्स्ट टर्म में दिखाई दे रही है ये घर, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा, कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी कोई बिंदु होगा, उसका जो वैल्यू होगा प्लस पे होगा। यानी कि उसका जो बिंदु का निर्देशांक होगा, x अक्ष से देखा जाए, y अक्ष से देखा जाए, तो उसका जो वहाँ पे दोनों जो वैल्यू होगा प्लस में ही होगा। यानी कि x का वैल्यू भी प्लस पे और y का वैल्यू भी प्लस पे होगा। ये प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में होता है, y का वैल्यू प्लस पे। तो यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है एक वैल्यू x का वैल्यू माइनस पे और y का वैल्यू प्लस पे होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, या द्वितीय पाद भी बोल सकते हैं आप। ये तृतीय चतुर्थांश होगा कहलाता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि तृतीय चतुर्थांश में आप देखिए कि ये x का वैल्यू माइनस पे और ये y का वैल्यू ये भी माइनस पे। तो तृतीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होता है वो उसका x का जो वैल्यू है वो भी माइनस पे और y का जो वैल्यू होता है वो भी माइनस में आता है। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, ये चौथा चतुर्थ चतुर्थांश हुआ, या चतुर्थ पाद भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि x का वैल्यू ये प्लस पे और y का वैल्यू माइनस पे। इस
पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे इस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु रहता है तो वहाँ पे उसका x का वैल्यू जो होता है वो प्लस पे होता है और y का जो वैल्यू होता है वो किस पे होता है, माइनस पे। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपको इसको देखना है, बस 1 सेकंड में आंसर करना है। देखिए यहाँ पे x का जो निर्देशांक है, x का जो बिंदु है कितना है, माइनस पे है, और y का जो निर्देशांक है वो भी किस में है, माइनस पे। x है x पे, यानी कि ये जो देखा इधर है y, अभी 5 क्या क्या है, माइनस, तो यानी कि साइन यहाँ पे माइनस, 3 क्या माइनस, यानी कि x का भी वैल्यू, यानी कि जो x जो बिंदु, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में था, कोई भी बिंदु अगर x का निर्देशांक और y का निर्देशांक दोनों का निर्देशांक अगर माइनस पे दिया हुआ है, इसका मतलब वो तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि तीसरा पाद में स्थित है। देख रहे हैं जैसे माइनस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस और माइनस आ रहा है, ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है या कौन सा पाद में स्थित है, तो तृतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय। ये लगभग हर साल लगभग पूछता है, या चतुर्थांश भी आप बोल सकते हैं। अगर पूछता, अगर मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट दे देता कि 2 + 2 नहीं 2 और -3, ये बताइए बिंदु कहाँ पे स्थित है, कौन से चतुर्थांश में। आप देख रहे हैं कि 2 के आगे कुछ नहीं, वो प्लस है, और 3 के आगे क्या, माइनस। प्लस और माइनस, प्लस माइनस कहाँ पे, प्लस माइनस ये वाला चतुर्थांश में। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे प्लस रहता, तो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस देख रहे हैं आपको कहाँ पे, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। अगर दोनों वैल्यू अगर प्लस में आ जाए तो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। इस तरह से आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव को आप हल कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर का। तो आसानी के साथ आप इसको, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु होता है उसका जो x का निर्देशांक y का निर्देशांक होता है दोनों प्लस पे होता है, और जो भी द्वितीय चतुर्थांश में होता है उसका x का निर्देशांक माइनस पे और y का निर्देशांक प्लस पे होता है, और तृतीय चतुर्थांश में जो भी रहता है वो माइनस पे और चतुर्थ में जो होता है वो प्लस माइनस पे। ये आपको अगर पता है तो आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने का, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य अगर 6 है तो x का मान बताइए क्या है। देखिए आपको दिया क्या है, माध्य बराबर 6, जो दिया है वो लिख देना है। माध्य क्या दिया है, 6, माध्य बराबर 6 दिया है, और आपको पता है कि माध्य क्या होता है, माध्य का मतलब होता है सभी संख्या का जोड़, और जितना संख्या उससे भाग देते हैं तो माध्य निकलता है। माध्य में क्या करते हैं, जितना संख्या है उसका माध्य, उसको सभी को जोड़ते हैं, उसके बाद उतना संख्या से भाग देते हैं। जैसे माध्य 3, 4, 5, 17 और x, ये सभी संख्याओं को यानी कि जो जोड़ करके और इतना संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्या से भाग दिया है तो कितना है, 6। तो बोला कि लास्ट जो संख्या x दिखाई दे वो कौन सी संख्या है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, सभी संख्या का जोड़। तो सब संख्या क्या है, 3 है। उसके बाद दूसरा संख्या क्या है, 4 है। तीसरा 5, चौथा 17 और पाँचवा कितना x है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का माध्य जो निकाला है वो 6 निकाला है। माध्य होता है सभी संख्या का जोड़, और जितना तो संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्या कितना तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। बराबर 6 दिया हुआ है, 6 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए इस 5 को बराबर किस बार लेते आते हैं और इधर सबको जोड़ देते हैं। कितना है, 4, 3 और 4 7, 7, 5 12, और 12 और 17 29। तो ये कितना आ गया, 29 + x। इधर 6 लिख दिए, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो 29 और +x, यहाँ पे 29 को भी उधर भेज देते हैं। इधर 29 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, उधर भेजेंगे तो माइनस पे आ जाएगा। 6 × 5 कितना हो गया, 30। इधर 29 को इधर भेज रहे हैं तो -29 हो जाएगा, और 30 में से 29 को घटाएंगे कितना है, 1। यानी कि ये आपका x का वैल्यू है। जोड़ लेते एक बार, 7, 5, 12, 4, 16, 16, 3, 19। उसके बाद 1 हुआ, 1 और उसके बाद 1, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 1। इस तरह से आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, इसका शून्य का योग पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है। आपको दिया क्या है, ये x × 2x - 5 - 3 ये दिया हुआ है। देखिए ये द्विघात बहुपद का जो रूप है वो रूप दिया नहीं है। आपको इसको सबसे पहले द्विघात के बहुपद के रूप में लाना है, उसके बाद आपको जो पूछा उसको निकालना है। तो आपको यहाँ से गुना करना है, x को 2 से गुना कीजिए, x को इससे गुना कीजिएगा, 2x को क्या होगा, 2x का स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, 5 को x से गुना कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 5x। यहाँ -3 है, -3। ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। आपको पूछा शून्यकों का योग। आपको पता है कि द्विघात बहुपद में जो दिया रहता है इसमें से आप a, b, c को भी निकाल सकते हैं। x स्क्वायर के आगे जो वैल्यू रहता है वो होता है a का वैल्यू, x स्क्वायर के आगे यानी स्क्वायर वाले टर्म के आगे जो भी संख्या का वाला टर्म होता है वो होता है a का वैल्यू,
और b जो होता है वो x का आगे जो गुना में है, मतलब कि जब किसी भी बहुपद में अगर देखिए 2 होता है, एक होता है द्विघात बहुपद में, एक द्विघात बहुपद का पावर वाला 2 पावर 2 जिसका, और किसी का एक का पावर 1 होता है। तो पावर 2 वाले का वो a का वैल्यू होता है और पावर 1 वाले का वो b का वैल्यू होता है। वो कितना है, वो -5 है, और c का वैल्यू कितना है, -3। यानी कि जो अचर संख्या है, जो अचर पद लास्ट में, वो हो गया c का वैल्यू। अब यहाँ से इस द्विघात बहुपद से आप ये निकाल लिए। अब पूछा क्या है, पूछा है अल्फा शून्यकों का योग। अभी आपको बताया कि शून्यकों का योग, यानी कि जो शून्यकों का योग है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योग। ये भी एक शून्यक है, ये भी एक शून्यक है, दोनों शून्यकों का जोड़ ही कहलाता है शून्यकों का योग। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसके बीच रिलेशन है क्या, -b/a का। यही पूछा है, ये पूछा है आपको, माइनस की जगह माइनस लिख दिए। b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना, -5, तो इस b की जगह क्या डालेंगे, -5। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे। माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा, प्लस वहाँ पे 5 नीचे 2, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। आपको क्या पूछा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी से भाग नहीं लगे एक के अलावा। उसने कि उसका जो मतलब, जैसे कि एक संख्या ले लिए 2 और 3 और 5, ये सब जो संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वो खुद से या एक से, इसके अलावा और किसी से वो भाग नहीं लगता है। तो 2 और 3 और 5 ये सब कोई ये सब ऐसे संख्या हैं जो किसी से भाग लगता है। 2 खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। उसी तरह से 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या कहलाता है। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं, 10 नहीं, 11, फिर 13, 17, 19, इस तरह का जो संख्या ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसे संख्या जो खुद से भाग लगे और एक से, बाकी और किसी से नहीं, कोई संख्या से नहीं, वो अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बोला 6 अभाज्य संख्या लीजिए। प्रथम शुरुआत का, तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या का शुरुआत होता है वो 2 से होता है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 6 पूछा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 ही पूछा है। इसमें से पूछा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होता है कि बीच वाला हिस्सा, बीच पे, यानी कि बहुत सारे अगर ग्रुप में बीच में कौन है, वो होता है माध्य। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, 3 और 7, 11, इसके बीच पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बीच में कौन आ रहा है, 7 और 5 दोनों आ रहा है। इधर से देखिए और इधर से देखिए तो क्या आ रहा है, 7 और 5 दोनों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और 5 जोड़ेंगे, कितना होगा, 7, 5, 12। अब देखिए 2 संख्या, तो 2 संख्या में क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, वो माध्य निकल जाएगा। तो 7, 5, 12, 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, यहाँ से कितना आ गया, 6। यानी कि इसका जो माध्य है वो कितना है, 6 आ गया। ये आ गया माध्यक। सिंपली अगर आप माध्यक निकालेंगे ऐसे, नहीं तो आप फार्मूला बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको एक्स के बराबर दे दिया। आपको पूछा है क्या, टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा। आपको ये टेन थीटा का मान पूछा है। आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मान लीजिए अगर आपको ए दिया है तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है इसका उल्टा 1/a। इस रिलेशन से आपको ये निकाल, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ कर सकते हैं। नहीं तो अगर बेसिक से जाइएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा, जो सब्जेक्टिव भी से भी बड़ा हो जाएगा। सब्जेक्टिव का भी एक लेवल होता है। देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, एक्स है। अगर यहाँ से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। यहीं से ये रिलेशन बना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मान लीजिए अगर कोई चीज़ दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका उल्टा होता है। या मान लीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मान लीजिए ए देता, अब पूछता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो उसका भी वो उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स से दे दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो हम वैल्यू निकालेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा, एक्स के नीचे क्या है, 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। ये दोनों से आप देखिए क्या बना सकते हैं, ये आंसर पे पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसको घटा दें समीकरण को घटाने में क्या होता है कि समीकरण का, यानी कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण जब घटाते हैं तो साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे डालेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस डालेंगे। ये सेक प्लस पे सेक माइनस पे ये खत्म हो गया। एक टेन थीटा यहाँ पे, एक टेन थीटा यहाँ पे, इसका वैल्यू खत्म। एक टेन यहाँ पे, एक टेन, कितना टेन हो गया, 2 टेन थीटा हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे माइनस है, 1/x है। अब इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे क्या है, 1 है, इसको
इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ऐसे ही क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, क्योंकि एक्स और एक कोई एक टेबल पे कोई खास टेबल पे आता नहीं है। तो यहाँ पे 2 tan थीटा बराबर एक्स को एक्स से गुना करेंगे क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, एक को एक से गुना करेंगे क्या होगा, एक, नीचे एक्स है, एक्स से कम एक, एक्स आ गया, एक्स को एक से गुना करेंगे एक्स आ गया। अब ये 2 को भी इधर लाएंगे तो 2 क्या आ जाएगा, इधर भाग में गुना में इधर आएगा तो भाग पे, ये आपका वैल्यू आ गया आसानी के साथ। इसको बेसिक से कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर दिया है हमको, अगर वहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम निकाल सकते हैं, उसी का जस्ट उल्टा होता है। तो वही किए हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ था, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहीं से हम निकाल लिए, इसका क्या होगा उल्टा, यहाँ से दोनों समीकरण को घटाए तो ये आंसर पे हम तुरंत पहुँच गए। यही टेन थीटा का वैल्यू पूछा था। अगर मान लीजिए सेक थीटा का वैल्यू पूछता तो हम समीकरण को यहाँ पे जोड़ते नहीं, इसको घटाते नहीं, बल्कि जोड़ देते और आसानी के साथ आंसर सेक थीटा का वैल्यू निकल जाता। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया कि a साइन थीटा 1 के बराबर है, जो दिया इसको लिखेंगे, a साइन थीटा वो 1 के बराबर है। यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इस a को इधर लाएंगे तो भागा a हो जाएगा, ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से यहाँ पे b कॉस थीटा दिया हुआ क्या है 1, यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1/b निकल गया। हमसे पूछा है क्या टेन थीटा, टेन थीटा पे अगर आप देखेंगे जो टेन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये होता है साइन और कॉस के भाग से ही टेन थीटा बनता है, साइन और कॉस के भाग से टेन थीटा बनता है। तो यहाँ पे आपको साइन का भी वैल्यू पता है और कॉस का भी वैल्यू पता है, रख देंगे। यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू 1/a है, तो साइन की जगह क्या डालेंगे 1/a, ये लाइन दे दिए। कॉस का वैल्यू कितना 1/b, तो 1/b डाल दिए। यहाँ से इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1/a ये भाग के फॉर्म में पूरा, इसको गुना में बदलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, गुना डालेंगे तो वो नीचे जो है वो ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर है इसके नीचे वो नीचे आ जाएगा। b को 1 से गुना करेंगे b आ जाएगा, a को 1 से गुना करेंगे a आ जाएगा। यही आंसर है। इस सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको मैं बता दूं कि आप अगर चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आप सॉल्व करेंगे, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। लेकिन यही है कि आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा और कुछ टर्म ऐसे जो आपको याद भी रखना पड़ेगा। इस टाइप का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो हम लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में थोड़ा सा भी परेशानी आपको नहीं होगा। 50 में 50 आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास यही तक रखते हैं। आने वाले वीडियो पे हम लोग करेंगे अच्छे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन। अभी जो अभी आपको ये दिखाया कि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और आसानी के साथ सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।